चलो देखो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। आज हम लोग पढ़ने वाले कंडीशनल सेंटेंस, जो कि हर एक एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। आज बात करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस की। बोर्ड पर देखो सब लोग, कंडीशनल सेंटेंस। अगर हम बात करें कंडीशन का, तो कंडीशन का अर्थ होता है दशा, स्थिति। कंडीशन का अगर हम हिंदी में अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है दशा या फिर स्थिति, और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। यानी कि ऐसा सेंटेंस जो कंडीशन को बताता है। किसको बताता है? कंडीशन को बताता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। जैसे यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक। या यदि तुम वहाँ नहीं जाओगे तो सफलता नहीं प्राप्त करोगे। कहने का मतलब ये पूरा कंडीशन एक बनाता है। क्या बनाता है? कंडीशन बनाता है। और कंडीशनल सेंटेंस में देखते हैं ये टेंस का एक पार्ट है। इट इज ए पार्ट ऑफ टेंस। इट इज ए पार्ट ऑफ टेंस। जो कंडीशन सेंटेंस यहाँ पर है, ये किसका पार्ट होता है? यह एक टेंस का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? टेंस का पार्ट होता है। अगर हम बेसिकली देखें कंडीशनल सेंटेंस के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो इफ से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? इफ से रिलेटेड। जैसे कि यदि तुम बाजार नहीं जाओगे तो कपड़ा नहीं खरीदोगे, ऐसे भी बोल सकते हो। या फिर ऐसे ही बहुत सारे लोग बोलते हैं यदि तुम बाजार नहीं जाते हो तो कपड़ा नहीं खरीदते हो, कुछ इस तरीके से ही बोलते हैं। तो हिंदी से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, इंग्लिश टू इंग्लिश देखना है। और कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे तो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। उससे पहले हमें थोड़ा सा एक समझना पड़ेगा, मॉडल वर्ब का पास्ट टेंस समझना पड़ेगा। मॉडल वर्ब के मॉडल्स की संख्या टोटल 13 होती है। देयर आर 13 मॉडल्स इन इंग्लिश ग्रामर। यानी कि इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। और इस पर 4 हमें ज़्यादातर यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? 4 का। जैसे कैन अगर हमें प्रेजेंट में यूज करना है, अगर हमें किस में यूज करना है? प्रेजेंट में यूज करना है तो कैन यूज करेंगे, और उसका पास्ट चला जाएगा कुड में। किस में चला जाएगा? कुड में। मे यूज होगा प्रेजेंट में, और इसका पास्ट माइट हो जाएगा। कैन का कुड, कैन का कुड, सेल का शुड, और विल का वुड, विल का वुड। ध्यान से इस चीज़ों को समझना है। यानी कि अगर हमें प्रेजेंट में यूज करना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांडिंग टॉपिक हर एक एग्जाम में आता है, ठीक। इसको अच्छे तरीके से समझना है। कैन का कुड, मे का माइट, कैन का कुड, कैन 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेल का शुड और विल का वुड, ये पास्ट होता है। अगर मैं ये कहूँ प्रेजेंट का पास्ट बना दिए, प्रेजेंट का पास्ट तो बन गया। अगर मैं ये कहूँ पास्ट का पास्ट बनाओ, किसका? पास्ट का पास्ट बनाओ, तो बच्चे वहां पर फंस जाते हैं। ध्यान से चीज़ों को समझना, मैं क्या बताने वाला हूं। अगर मैंने क्या दिया, कैन को हमने चेंज कर दिया कुड में। किस में चेंज कर दिया? कुड में। और जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आगे, इसका बहुत ही बेहतरीन यूज है, इसलिए अच्छे तरीके से यहाँ समझना है। कैन का पास्ट क्या हो जाएगा? कुड। अगर मैं कहूँ कुड का पास्ट क्या होगा? बताओ, कुड का पास्ट क्या होगा? कुड का पास्ट होगा कुड हैड बीन। क्या हो जाएगा? कुड हैड बीन। और ये क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। अब कहोगे सर हैड का प्रयोग तो हम पास्ट में करते ही हैं, तो गलत कहाँ से हो गया? क्योंकि हैड जो है किस टेंस की सहायक क्रिया है? पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है। हेल्पिंग वर्ब आप पास्ट परफेक्ट टेंस इज हैड। तो यार ये कहोगे सर हैड कहाँ से आ गया? और ये हैड लिखा तो सही, गलत कैसे हो गया? हैड यहाँ पर गलत है। क्यों? पहली बात ये जान लो, हैज का ही पास्ट फॉर्म हैड होता है। हैज का पास्ट फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। और जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो हैज होता है। क्या होता है? हैज। प्रेजेंट फॉर्म हैज होता है। अब एक बात समझो, मोडाल्स के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। मोडाल्स की संख्या टोटल 13 होती है। कितनी होती है? 13। अगर मैं लिखूंगा कैन, कैन रन, यानी कि ये मैंने लिखा मोडाल से, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो ऐसे ही कुड भी एक मोडाल्स है। क्या है? कुड भी एक मोडाल्स है, और यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो हाइड तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो गया ना, तो हाइड तो वैसे ही गलत हो गया, इसलिए सही हो जाएगा कुड हैव बीन। ये इसका सही हो जाएगा, ठीक। यानी कि मैं कहूँ कुड का पास्ट बनाओ तो कुड हैव बीन रहेगा, हैड नहीं रहेगा। कारण मैंने बता दिया, क्योंकि मोडाल्स अपने साथ वर्ब का बेस फॉर्म लेता है। हैव और हैज ये बेस फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। ऐसे इसका बन जाएगा विल हैव बीन। क्या बन जाएगा? विल हैव बीन, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, और मे हैव बीन। अभी इसका यूज है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। अब आते हैं जो कंडीशनल सेंटेंस के टाइप होते हैं ना, वैसे देखा जाए तो 3 टाइप होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस
लेकिन ओवरऑल की बात करेंगे तो उसी में घिस पीट कर 5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पहले टाइप की, और यहाँ पर कुछ कंजंक्शन भी यूज होते हैं, कुछ कंजंक्शन यूज करते हैं। ध्यान से वो कंजंक्शन होता कौन कौन सा है। एक हो जाता है इफ़, ज़्यादातर 80% में क्या आता है? इफ़ आता है। क्या आता है? इफ़ आता है। इफ़ का प्रयोग हम 80% केस में करते हैं। उसके बाद अनलेस भी आता है। क्या आता है? अनलेस आता है। अनटिल आता है। क्या आता है? अनटिल आता है। एज इफ आ जाता है। क्या जाता है? एज इफ आ जाता है। कहीं कहीं आई विश आ जाता है। क्या जाता है? आई विश। हाँ, आई विश का मतलब होता है काश। क्या होता है? काश। और अनलेस अनटिल, जब तक की नहीं, जब तक के सेंस में अनलेस और अनटिल को शो करता है। और इन दोनों के साथ एक इम्पोर्टेंट रूल बता रहा हूँ, इन दोनों के साथ कभी भी हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। ठीक, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अनलेस और अनटिल के साथ नॉट यूज करते हैं कि नहीं, तो नॉट का यूज अनलेस और अनटिल के साथ नहीं करना है। ठीक, ये सारी कंडीशन हमारे सामने सेट हो रहा है। एज सून एज कहीं कहीं आ जाता है। क्या आ जाता है? एज सून एज। प्रोवाइडेड दैट भी आ जाता है। क्या आ जाता है? प्रोवाइडेड दैट। ये सब ऐसे वर्ड, ये सब कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम क्या होता है? कंजंक्शन का काम यही होता है जोड़ने का। किसका काम होता है? जोड़ने का। अब एक चीज़ को समझ लीजिए, ध्यान से समझना बेटा। ये यूज होता है कंडीशनल टाइप 1 में, कंडीशनल टाइप 1 में, और ये यूज होता है कंडीशनल टाइप 2 में, और ये सब यूज करते हैं कंडीशनल टाइप 3 में। ठीक, मेन 3 होते हैं, तो फर्स्ट में ये यूज होगा, सेकंड में ये यूज होगा, थर्ड में ये यूज होगा। इतना क्लियर हो गया? यानी कि फर्स्ट में हम ये यूज करेंगे, सेकंड में ये यूज करेंगे, और थर्ड में ये यूज करेंगे। तो कंडीशनल सेंटेंस हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो इसका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है। क्या देखने वाले हैं? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, कैसे कैसे कंडीशन होते हैं। ठीक, यहाँ बात करेंगे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की। ध्यान से चीज़ों को देखना है। जैसे कभी भी अगर इफ वर्ड आ जाता है, मैं ये कहूँ कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं हो पाओगे, यही तो हिंदी इसका बना। इसका इंग्लिश क्या होगा? अभी तुम लोग बहुत ही प्यार से गलती करोगे, देख लेना ध्यान से। फर्स्ट कंडीशनल में क्या करते हैं? पहले हम इफ़ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? इफ़ का। इफ़ के साथ जो मैंने बताया कैन, वो अनटिल, अनलेस, एज इफ, ये सब बताया ना, इसके जगह पर वो शब्द भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इफ़ का ही प्रयोग होता है, क्योंकि उसमें यदि वाला सेंस ज़्यादा आता है। इफ़ है, उसके बाद अगला क्लास रहेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। किसमें? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्लास क्या होता है? क्लास मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, वाक्य का एक भाग होता है। ठीक है ना, सेंटेंस मान सकते हो। जैसे मैं लिख दिया आई रन, मैं दौड़ता हूँ, ये भी एक क्लास हो गया। जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब आ गए वही क्लास हो गया। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, रन एक वर्ब है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड ए क्लास, एक क्लास हो गया। तो इफ के बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, और इसके बाद क्या रहेगा? या तो विल यूज करेंगे, या तो मे यूज करेंगे, या तो सेल यूज करेंगे, या तो मे यूज करेंगे। मे हो गया, कैन यूज करेंगे। ठीक, यानी कि जो पहला कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है, पहले हम इफ़ का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करेंगे? इफ़ का। फिर अगला हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। बेटा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात करेंगे तो उसमें होता है आई रन, मैं दौड़ता हूँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। ही गोज टू होम, यह भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, क्योंकि वर्ब में आई एस, यस या यस का यूज करेंगे। अगर हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पहचानना चाहें, कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पहचान ही नहीं पाते हैं। मैंने लिख दिया ही रन्स, वह दौड़ता है। अगर हमने लिख दिया दे रन, यानी कि दोनों ही प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, क्योंकि अगर ही सी इट है तो प्रेजेंट यस या यस लगता है वर्ब में। कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आई यू वी दे दिया हुआ है तो यस या यस वर्ब में नहीं लगेगा। और प्यूरल क्या होता है? आई यू वी दे प्यूरल कहलाते हैं। जैसे लिख दिया आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। मैं क्या करता हूँ? एक सेब खाता हूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया? आई चूँकि प्यूरल है इसलिए वर्ब में यस या यस नहीं जुड़ा। लेकिन अगर वही सिंगुलर हो जाता, जैसे अगर हमने ये कर दिया ही ईट्स एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल, वह एक सेब खाता है, यहाँ देखिए तुरंत यस या यस का यूज हो गया। ठीक है ना? इस तरीके से हमें देखना होता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का कैसे हम यूज़ करते हैं। देखेंगे पहला, यहाँ पहला एग्जाम्पल देखेंगे, इफ़
you work hard, if you work hard you will pass the exam। यहाँ देखेंगे इसका सेंस देखेंगे, इफ का प्रयोग हुआ, कंडीशनल ये वर्ड बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, कंडीशनल वर्ड। इफ यू वर्क हार्ड, ध्यान से देखने की जरूरत है, यू जो है यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यू एक प्रोनाउन भी है, क्या है, प्रोनाउन भी है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या यूज होता है, आई और वी, और सेकंड में यू, सॉरी ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसका, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम, देखो इसका हिंदी ये हो रहा है कि यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो यू विल पास द एग्जाम, तुम एग्जाम को क्या कर जाओगे, पास कर जाओगे। अब यहाँ देखना है, इसके बाद कामा का भी यूज करना है, किसका यूज करना है, कामा का। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, यानी कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो एग्जाम में क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, क्या हो जाओगे, पास। इसको एग्जाम में ऐसे करेगा, एग्जाम में घुमा के दे देगा। अब देखिए ध्यान से, यू विल पास द एग्जाम, पास द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड। यह भी सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। दीज थिंग्स आर सेम, दोनों ही सेंटेंस सेम, इसमें कोई भी परिवर्तन ही नहीं है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तुम एग्जाम को पास कर जाओगे। ध्यान से देखना है, ये किस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, क्योंकि ये बनना है प्लूरल, प्लूरल के साथ वर्क में ऐसे ये जोड़ेंगे नहीं। अगर ये कंडीशन ना, तभी वो कंडीशन बताऊंगा। अब यहाँ देखें, कामा लगाएंगे, यू, अब देखो यहाँ पे विल की जगह पर बेटा, अब दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, सर क्या विल की जगह पर और भी चीजें लगा सकते हैं क्या, कुछ भी लगा दो। कैन भी सही है, मे भी सही है, मतलब ये वाला नहीं यूज करना, हमने बताया है फर्स्ट कंडीशनल में ये यूज होगा, बताया है ना, तो यही इनमें से कोई भी उठा के यूज कर सकते, गलत नहीं होगा। ठीक, ज्यादातर विल ही यूज करते हैं, मे भी यूज होता है। अब देखेंगे यहाँ पे ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। इसी को हमने क्या किया, पहले कर दिया। देखो यू विल पास द एग्जाम, यू विल पास द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड। बस अंतर ये है कि अगर बीच में इफ का प्रयोग हो गया, अगर बीच में इफ का प्रयोग हो गया यानी कि कंडीशनल वर्ड आ गया। देखो कंडीशनल सेंटेंस अलग होता है, कंडीशनल वर्ड अलग होता है। एज इफ हो गया, इफ हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, प्रोवाइडेड दैट हो गया, एज सून एज हो गया, ये सब कंडीशनल वर्ड कहलाते हैं। और जो हम पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक, तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। अब देखो आगे, नमस्ते। अब देखेंगे आगे, अगर बीच में जो है कंडीशनल वर्ड आ गया, प्रोवाइडेड दैट आ गया, अनलेस आ गया, अनटिल आ गया, तो कामा का यूज बीच में नहीं करना है। ठीक, यू विल नॉट यूज कामा इफ यू गेट इफ इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, यानी कि इफ का प्रयोग अगर बीच में आए तो कामा का यूज हमें नहीं करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल। इस सेंटेंस को देखेंगे, ये सही है या गलत है, क्या है ये सेंटेंस, सही है कि गलत है, गलत है। सेंटेंस क्या है, गलत है। कहोगे सर गलत कैसे हो गया, गलत इसलिए हो गया, यहाँ इफ के बाद यहाँ पे विल आने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है ना, यानी कि इसमें इफ वाले में ये सब नहीं आएगा। अगर इफ लिखा हुआ तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही रखना है, गलती से भी ये साथ नहीं जुड़ जाता, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली बात तो विल नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, विल नहीं रहेगा। उसके बाद क्या सुधार कर सकते हैं, इफ ही वर्क्स हार्ड रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर सिंगुलर है तो वर्ब में यस या यस लगाना जरूरी है। ठीक, इफ ही वर्क्स हार्ड। अब आगे ही कैन पास द एग्जाम, अब सही रहेगा। अगले वाले में कैन हम लगा सकते हैं बेटा, कैन लगा देंगे, इसमें से कोई भी लगा सकते, सबके सब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। ये फर्स्ट कंडीशनल हो गया, क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशनल हो गया। एक दो एग्जांपल और लेंगे, उसके बाद सेकंड की तरफ चलेंगे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। अभी ये फर्स्ट कंडीशनल का एग्जाम्पल और लेते हैं। अनलेस देखते हैं सेंटेंस सही है गलत है। ठीक, इंग्लिश को पढ़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, उसको एज ए इमोशन से देखा जाता है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है सेंटेंस में। देखते हैं क्या मिस्टेक इसमें। अनलेस या अनटिल, पहले बात हमें ये चेक करना है अनलेस का यूज होगा कि अनटिल का यूज होगा। हमने स्लैश कर दिया है, ठीक है ना, क्या कर दिया है, स्लैश कर दिया, दोनों में से कोई एक आएगा। अनलेस अनटिल यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। ठीक, अब कहोगे सर यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगा। एक बात आप लोग जान लीजिए, कभी भी अगर विल नॉट का यूज है, देखो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें जो रूल है उसको जानना ही जानना है, आगे पीछे क्या शब्द लग रहा है वो भी जानना जरूरी है, बगैर उसके नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर अनलेस या अनटिल आ गया, मैंने शुरू में बताया कि वहाँ पर नॉट का यूज नहीं करेंगे, बताया ना कि इसका यूज नहीं करेंगे नॉट में। लेकिन नॉट का यूज कहाँ नहीं करेंगे, ध्यान से समझना। मैंने ये सेंटेंस लिखा है ना, अगर मैंने ये लिख दिया अनलेस अनटिल, अनलेस या अनटिल यू डू नॉट वर्क हार्ड, डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट। मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है, नॉट इसी वाले में नहीं लगाना, कामा की इधर वाले में नॉट नहीं लगा सकते। अगर अनलेस या अनटिल आ गया, क्या आ गया, अनलेस या अनटिल का यूज हो गया, तो कामा, जैसे यहाँ पे हमने कामा यू नो वर्क हार्ड, कामा यूज हो गया ना, इधर वाले में नॉट यूज कर सकते हैं। आफ्टर कामा वी कैन यूज नॉट, बट इफ ऑल ऑफ यू यूज अनलेस अनटिल देन डोंट यूज नॉट। यानी कि अगर अनलेस या अनटिल आ गया है तो वहाँ पर नॉट का यूज नहीं होगा बेटा। यानी कि ये सेंटेंस यहीं पे क्या हो जाएगा, यहीं पर ये सेंटेंस यहाँ नॉट काटना पड़ेगा बेटा। अगर नॉट काटेंगे तो डू भी काटना पड़ेगा, तो यहाँ पे यस यस लगाएंगे, तो वही वाला सेंटेंस देखो बन रहा है। ठीक, ध्यान से देखिए, अनलेस या अनटिल यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। ठीक, कहने का मतलब ये है अनलेस अनटिल का भी वही सेंस है। अब देखो, अनलेस शो करता कंडीशन को, किसको शो करता है, कंडीशन को, और अनटिल शो करता है टाइम को, किसको शो करता है, टाइम को। अब यहाँ पे एक चीज देखना सर, इसमें गलती है, गलत है या सही है सेंटेंस। अब यहाँ एक चीज हो, कभी भी अनलेस अगर आ गया, क्या आ गया, अनलेस आ गया, अनलेस के साथ हम विल नॉट का यूज नहीं करते हैं, तो अनलेस तो ऐसे ही नहीं आएगा। अगर कभी भी अनलेस दिखाई दे तो अगले वाले में विल नॉट नहीं लगेगा। ये रूल जान लो, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना। वी डोंट यूज विल नॉट विथ अनलेस, अनलेस के साथ विल नॉट हमें नहीं करना है। तो क्या रहा, अनटिल वाला सही रहेगा। अनटिल यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम, सही हो गया। यानी कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम एग्जाम को पास नहीं कर सकते। यहाँ पे जब तक का सेंस बना रहा है, किसका सेंस बना रहा है, जब तक। अनलेस शो करता है कंडीशन को और अनटिल भी कंडीशन को शो करता है, लेकिन ये टाइम के सेंस में आता है, किसके सेंस में आता है, टाइम के सेंस में आता है। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक चीज यहाँ देखो, मैंने एक चीज बताया है, अनलेस और अनटिल के साथ कभी भी विल नॉट नहीं यूज कर सकते हैं। क्या नहीं यूज कर सकते हैं, विल नॉट। लेकिन यहाँ अनलेस, ये सेंटेंस क्यों होगा, पहले इसकी तरफ हम थोड़ा और बढ़िया से समझा दे रहे हैं। अनलेस अनटिल ये गलत इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर दोनों में कोई एक चूज करना था। क्या चूज करना था, एक चूज, तो यहाँ पे अनटिल वाला क्या रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे, अनलेस ही विल नॉट टेल्स द ट्रूथ, अनलेस ही विल नॉट टेल द ट्रूथ। पहली बात तो अनलेस आ गया, अब विल नॉट आएगा ही नहीं आएगा, तो अनलेस ही, इसको काट ही दो, अनलेस ही टेल्स द ट्रूथ आई विल नॉट लेट हिम गो। यानी कि जब तक वह सत्यता नहीं बताता है तब तक मैं उसे जाने नहीं दूंगा। इसका हिंदी ये हो रहा है, जैसे कई बार ऐसे बोलते हो ना कि मैं जब तक तुम सही नहीं बताओगे मैं नहीं जाने दूंगा। ठीक, तो क्या बोलोगे, अनलेस यू
टेल द ट्रूथ आई विल नॉट लेट यू गो, यहाँ पर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अनलेस यू टेल द ट्रूथ आई विल नॉट लेट यू गो। ये इतना बड़ा सेंटेंस यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना। ये है फर्स्ट कंडीशनल। क्या है? फर्स्ट कंडीशनल। सेकेंड को कल ही पढ़ाना पड़ेगा, एक टेस्ट इन लोगों का। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल कल और परसों में इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दवा देना बेटा, कहाँ पे आना होता है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। कल था क्लास कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट 1 और आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 2 के बारे में और देखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस में कौन सी ऐसी कमियां जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, आज हम देखेंगे पहले नंबर पे यहाँ पे सेकेंड बात करेंगे, सेकेंड टाइप की बात करेंगे, सेकेंड टाइप कंडीशनल सेंटेंस। ठीक, सेकेंड टाइप कंडीशनल सेंटेंस में हमें क्या होता है, यहाँ पर हमें यूज करना होता है इफ़। क्या यूज करना होता है? इफ़ के बाद हम यहाँ यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इफ़ के बाद क्या यूज करना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और उसके जस्ट बाद हमें यूज करना है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट बोलो या फिर सिंपल पास्ट बोलो। ठीक, सिंपल पास्ट। कई बार ऐसा होगा कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट ना होकर सिंपल पास्ट आ जाएगा, तो बेहतर ये रहेगा कि हम सिंपल पास्ट ही लिख लें। ठीक, क्या लिख लें? सिंपल पास्ट। तो इफ के बाद क्या आएगा? सिंपल पास्ट आएगा। क्या आएगा? सिंपल पास्ट आएगा। इफ के बाद क्या आ गया? सिंपल पास्ट। और उसके बाद जैसे कल मैंने आपको बताया था, कल वाले क्लास में कुड का यूज करेंगे, ठीक, माइट का यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे और उड का यूज करेंगे। इतना हमको यूज करना है। ठीक, ये हमारा है सेकेंड टाइप का कंडीशनल सेंटेंस, यानी कि हमें इसको पास्ट में लेकर जाना है। कहाँ पर लेकर जाना है? पास्ट में लेकर जाना है। तो चीज़ों को देखते हैं कहाँ से कैसे, क्या इसमें क्वेश्चन आंसर कैसे इसका सेट होता है। देखेंगे एग्जाम्पल नंबर पहला, इफ ही वर्कड हार्ड। इफ ही वर्कड हार्ड, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में आ गया है क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया है। किसका सेकंड फॉर्म? वर्ब का सेकंड फॉर्म। जब वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। कौन सा टेंस कहलाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इफ ही वर्क हार्ड, यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता। ठीक, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ही। अब देखो, यहाँ पर माइट लगा सकते, कुड लगा सकते, शुड लगा सकते या फिर उड लगा सकते हैं। तो ही कुड पास द एग्जाम। ही कुड पास द एग्जाम, यानी कि इसका हिंदी हो गया, अगर उसने कठिन परिश्रम किया होता तो एग्जाम को क्या कर लिया होता? पास कर लिया होता। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा चीज़ों को ये फोकस करना है कि ये यहाँ पर क्या बन रहा है। ठीक, और इसको हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं? ही कुड पास द एग्जाम, ही कुड पास द एग्जाम। फिर आप जोड़ दीजिए इफ ही वर्कड हार्ड, यानी कि इस रूप में भी ये क्या है? सही है। इस रूप में भी क्या हो गया? सही हो गया। बस अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर इस बार हमने कामा का यूज नहीं किया है। कहीं पर भी देखिए बीच में कामा का यूज नहीं हुआ है। अगर इफ बीच में लाते हैं आप तो कामा का यूज हमें नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर सेकेंड की बात करते हैं। इफ़ दे वर्क हार्ड, इफ दे वर्कड हार्ड, इफ दे वर्कड हार्ड, दे माइट विन द मैच। देखो, या फिर यहाँ पे दे प्लेड वेल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर कामा है। इफ दे प्लेड वेल, यदि वे अच्छा खेले होते, दे माइट विन द मैच, तो क्या हो गया? वे मैच को जीत गए होते। यानी कि यदि वे अच्छा खेले होते तो मैच को क्या हो गए होते? जीत गए होते। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें तो ये देखना है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट है। अभी जब कंडीशनल टाइप थर्ड पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? इधर लाओ जी, कंडीशनल टाइप थर्ड पढ़ाएंगे। अरे यार, क्या पढ़ाएंगे? पैसा लिए रहो। यहाँ पर कंडीशनल टाइप जब थर्ड चलेगा उसमें इसका एक बेहतरीन सा रूल आएगा जिसमें थोड़ा सा फंसेंगे बच्चे, ठीक है ना। इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या है, जब भी सेकेंड फॉर्म आ गया, क्या आ गया? सेकेंड फॉर्म आ गया, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पर क्या यूज होने वाला है? या तो माइट यूज कर सकते हैं, या तो शुड, या तो वुड, या तो कुड, इन्हीं में से कोई ना कोई यूज होगा, ठीक है ना।
इन्हीं में से कोई ना कोई हमको यूज करना है। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। इफ आई चलिए यहाँ पर हम ये देखते हैं इफ आई डिड वेल, इफ आई डिड वेल। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो यहाँ पर डिड हमने यूज किया है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहाँ हमने यूज नहीं किया है। हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज डिड, बट डिड इज नॉट यूज हेयर एज पास्ट इंडेफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब। यानी कि यहाँ पर डिड का जो प्रयोग हमने किया है ना, ये देखो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। डू, डिड और यहाँ पर डन, यही तो केस बनता है। डू, डिड, डन। डू है फर्स्ट फॉर्म, डिड है सेकंड फॉर्म और डन है थर्ड फॉर्म। तो ये सेकंड फॉर्म के तौर पर यूज हुआ है। ये मत कहना कि कोई अगर ये पूछ लिया कि ये बताइए, हमने सेंटेंस ही कोई लिख लिया, हमने सेंटेंस से लिख लिया आई डिड वेल, आई रोट हियर सेंटेंस आई डिड वेल, और मैंने आप लोगों से पूछ लिया डिड इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, तो क्या बताएंगे? ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम ना करके यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक। लेकिन दिख ऐसा रहा कि ऐसे लग रहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन एक्चुअली में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर मेन वर्ब है। तो ऐसे ही इफ आई डिड वेल, यदि मैंने अच्छा किया होता, यदि मैंने अच्छा किया होता, आई कुड क्लियर द मेंस, CLEAR, क्लियर द मेंस एग्जाम ऑफ PCS। यदि मैंने अच्छा किया होता तो मैं क्या करता, PCS का मेन एग्जाम क्या कर लिया होता, क्लियर कर लिया होता, यानी कि क्वालिफाई कर लिया होता। तो कहने का मतलब ये सेंस यही देखना है, अगर यहाँ सेकेंड फॉर्म आ गया तो यहाँ पे कुड का या तो यूज होगा, या तो शुड का यूज होगा, या तो माइट का यूज होगा, या तो वुड का यूज होगा। इन्हीं सब में से किसी न किसी का यूज हम करने वाले हैं। तो ये है कंडीशनल टाइप 2। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा इमेजिनेशन वाले कुछ सेंटेंस को देखते हैं। देखेंगे इमेजिनेशन वाले शब्द कैसे आते हैं। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मतलब होता है कल्पना। क्या होता है? कल्पना। पहली बात ये जान लीजिए, इमेजिनेशन जो वर्ड है ना, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन ये नाउन से इंटरजेक्शन तक में क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ये नाउन से इंटरजेक्शन में क्या तक जाएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं इमेजिनेशन। इमेजिनेशन वाले सेंस में हम किसका यूज करने वाले हैं? इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना, बोल सकते हैं। कल्पना होता है, ये बोलना क्या है? इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना। क्या होता है? कल्पना। और अगर कल्पना कोई नेम रहता ना, कल्पना कोई नेम रहता तो किसी लड़की का नाम हो जाता और वो नाउन के तहत चला जाता। किसके तहत चला जाता? नाउन के तहत। तो ये बताना इमेजिनेशन क्या है, और ट्रिक बता चुके हैं पहले ही कि ये क्या है, पता होना चाहिए। अब इमेजिनेशन वाले सेंस में हमें क्या करना है, जैसे जब छोटे छोटे हम लोग थे तो क्या सोचते थे, यदि हम तोता होते तो उड़ गए होते, ऐसे सोचते थे। यदि हम पेड़ पर बैठते तो हम लोग अमरूद खा लिए होते, तितली रहते तो उड़ जाते, ये सब सोचते थे हम लोग छोटे छोटे। तो यही है इमेजिनेशन, यही है इमेजिनेशन। इसी को हमें यहाँ पर लिखना है। इफ यहाँ देखिए, इफ आई वाज एवर आई कुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक। यानी कि यहाँ पर देखेंगे जब कभी भी इफ का प्रयोग हो जाए और वो कल्पना को दर्शाता हो, किसको दर्शाता हो? कल्पना को दर्शाता है, यानी कि वो इमेजिनेशन को शो करता है ना, तो वहाँ पर कभी भी यहाँ पर वाज नहीं लगाएंगे, वहाँ पे वर ही लगेगा, ठीक। क्या लगेगा? वर का यूज हम करने वाले हैं। इफ आई वर, इफ यहाँ पर कुछ छूट रहा है, इफ आई वर ए बर्ड, इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होता, क्या होता? यदि मैं एक चिड़िया होता, नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को। यदि मैं एक चिड़िया होता, आई कुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ जाता। यदि मैं एक चिड़िया होता तो मैं कहाँ उड़ जाता? आकाश में उड़ जाता। तो कहने का सेंस ये है यहाँ पर कि यहाँ पर जब कभी भी इफ आ जाए
और वह कल्पना को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? कल्पना को, यानी किसी सोच को शो कर रहा है। क्या कर रहा है? किसी सोच को शो कर रहा है। तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? वर का यूज़ करेंगे। चाहे बेशक यहाँ ही हो तब भी वर ही लगाएंगे। ठीक, क्या हो, ही रहेगा तब भी वर ही लगेगा, ही के साथ यहाँ वाज नहीं लगाएंगे, क्योंकि गलती वहीं पे एग्जामिनर कराता है, बस ही के साथ वाज दे देता, बच्चे वाज ही लगाएंगे, वाज वहाँ सही नहीं रहेगा। इफ़ ही वर ए बर्ड ही कुड फ्लाई इन द स्काई, ये भी सेंटेंस सही है कि यदि वह एक चिड़िया होती तो आकाश में उड़ जाती। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई विश आई वर ए बर्ड, आई वर ए बर्ड। अब देखो आई विश के साथ भी यहाँ पे क्या लगेगा? वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर का यूज करने वाले हैं, यानी कि काश में एक चिड़िया होता। काश, आई विश का मतलब क्या होता है? काश, कल वाले क्लास में मैंने बताया था कि आई विश का अर्थ क्या होता है। तो आई विश का अर्थ होता है काश। क्या होता है? काश। क्या होता है? काश। आई विश आई वर ए बर्ड, यानी काश में एक चिड़िया होता। और भी यहाँ पर सेंटेंस यूज कर सकते हैं। आई विश आई वर ए टीचर, काश में एक टीचर होती। ठीक, यहाँ पर कहने का मतलब यह है जब कभी भी कल्पना को शो किया जाएगा तो हम वर का यूज करेंगे। किसका यूज करने वाले हैं? वर का, वेयर का। अब अगला देखते हैं हम एज इफ का। एज इफ का हिंदी होता है मानो कि या फिर जैसे कि। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर एज इफ का मतलब बताइए। तो एज इफ का मतलब क्या होता है? मानो कि, जैसे कि। एज इफ का ये मतलब होता है। ठीक है ना। अब देखते हैं, ऐसे मान लो हिंदी थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे मान लो ऐसे घर पर कोई डांट रहा है, घर पर क्या कर रहा है? कोई डांट रहा है, दोस्त यार कोई भी डांट रहा है, तो ऐसे बोलते नहीं है अरे यार तुम ऐसा डांट रहे हो जैसे लग रहा मेरे पिता हो तुम, ऐसा तुम मार रहे हो ऐसा लग रहा तुम टीचर हो मेरे, तुम मुझे ऐसे समझा रहे हो, ऐसे होता है ना। तो वहाँ पर उस केस में हम एज इफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। ही वाज, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ही वाज scolding me as if he देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है? ही वाज स्कोल्डिंग मी, ध्यान से चीज़ों को समझना है, कंसेप्ट में क्या बता रहा हूँ। ही वाज स्कोल्डिंग मी, वह स्कोल्ड मतलब बेटा होता है डांटना। क्या होता है? डांटना। स्कोल्ड मतलब क्या होता है? डांटना। देखो वाज का यूज हो चुका है और स्कोल्डिंग वर्ब में आईएनजी ऐड हो चुका है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में, किसमें है? पास्ट कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस की स्पेलिंग बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, NUOUS होता है। ठीक, ये कंटिन्यूअस की स्पेलिंग है, एग्जाम में पूछा गया कंटिन्यूअस की स्पेलिंग, बस करता क्या कुछ नहीं करेगा, हाँ NIOU ऐसे बोल देगा, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे सही भी कर देते हैं। यन के बाद यू रहेगा, क्या रहेगा? यू, CONTINUOUS। ठीक, कंटिन्यूअस। ही वाज स्कोल्डिंग मी, वह मुझे डांट रहा था, एज इफ, जैसे कि ही वर माई फादर, जैसे कि वो मेरा क्या हो? पिता हो। तो ध्यान से ये देखना है, यहाँ पे गलती से ही के साथ वाज मत लगा देना, और जो ही के साथ वाज लगाए तो तुम करोगे ऐसे, एग्जामिनर कर देगा ऐसे, गलत हो जाएगा। यहाँ वेयर लगेगा। क्या लगने वाला है? वेयर लगने वाला है। अब सर ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि ये कल्पना को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? कल्पना को, परिकल्पना कर रहा है। जो कल्पना करेगा तो हम वर का ही यूज करेंगे, वाज नहीं लगाएंगे। चाहे ही हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो दे हो, सबके साथ वर ही लगने वाला है। अगर एज इफ आ गया तो हम वर का यूज करेंगे। ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल लेंगे। ही वाज दिख रहा है ना, इसके नीचे नहीं दिखेगा, यही से हमको अनुमान पता चल गया है। देखेंगे हमको जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो हिंदी से हमारा मतलब नहीं रहने वाला है। ठीक है ना, कि हम उसका हिंदी अनुवाद करें, तो इसे हिंदी अनुवाद हम बता ही देते हैं। ही वाज टीजिंग मी, वह मुझे, टीज मतलब होता है बेटा चिढ़ाना। क्या होता है? चिढ़ाना। वह मुझे ऐसा चिढ़ा रहा था जैसे कि कोई मेरा दोस्त हो। दोस्त में कई बार ऐसा होता है चिढ़ाते उड़ाते हैं ना दोस्त यार मिलकर, तो मुझे ऐसा ही वाज टीजिंग मी, वह मुझे ऐसा चिढ़ा रहा था जैसे कि वो मेरा क्या हो? दोस्त हो। तो अब यहाँ पे हमें अपने से मतलब ही हमें इंग्लिश में क्या गलती करनी है, सही क्या करना है। यहाँ पर ये देखना एज इफ आ गया, क्या आ गया? एज इफ आ गया है, तो ही है ना, तो वर्स नहीं करेंगे, वर कर देंगे। क्या कर देंगे? वर कर देंगे।
ठीक। तो ही वॉज टीजिंग मी एज इफ ही वर माई फ्रेंड, यानी कि वो मुझे ऐसे चिढ़ा रहा था जैसे कि मेरा फ्रेंड हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कंडीशनल टाइप थर्ड की तरफ। चलिए अब बात करते हैं, देखते हैं थर्ड कंडीशनल को। जो थर्ड कंडीशनल हमारे सामने उसकी बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे थर्ड कंडीशनल की, किसकी बात करेंगे? थर्ड कंडीशनल की। तो इसमें हमें ये देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि कुड है कुड है और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या यूज होने वाला है? कुड है वर्ब का थर्ड फॉर्म, या फिर वुड है वर्ब का थर्ड फॉर्म, या फिर माइट है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये कंडीशन यहाँ पर है। और उसके बाद एक शुड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बताए थे जिस दिन पहला क्लास था कल का, उससे मैंने बताया था कि क्या हो रहा है। चीज़ों को ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमें यूज़ करना इफ़। क्या यूज़ करना है? इफ़। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हो गया? हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस? तो क्या बोलेंगे? हैड। क्या यूज करेंगे? हैड। हैड इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इफ के बाद क्या यूज होने वाला है? हैड। अरे यार, इफ के बाद क्या यूज होने वाला है? हैड। और उसके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमें आगे क्या लिखना? कुड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, माइट है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतने ही एग्जाम्पल से ये हमारा जो थर्ड कंडीशन है कंप्लीट हो जाएगा और गलती की चांसेस होगी ही नहीं। सारे यहाँ पे रूल मैंने लिख दिया है। इफ आई हैड पार्टिसिपेटेड इन द रेस, यदि मैंने क्या किया होता? रेस में पार्टिसिपेट किया होता, यदि मैंने रेस में भाग लिया होता, आई कुड हैव वन इट, मैं इसे क्या कर लेता? जीत लिया होता। यदि मैं इसे भाग लिया होता तो मैं रेस को क्या कर लिया होता? जीत लिया होता। हिंदी से मतलब नहीं है, हमें ये पकड़ना है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई कि नहीं है। सही है भैया, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, क्योंकि पार्टिसिपेटेड यहाँ थर्ड फॉर्म है, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। बस कामा के बाद क्या यूज होने वाला है? कामा के बाद आई कुड हैव। ध्यान से देखिए, कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म या वन ही थर्ड फॉर्म है। विन वन वन क्या होता है? विन फर्स्ट फॉर्म, वन सेकेंड फॉर्म और फिर वन सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर यानी कि ये सेंटेंस क्या है? सही है। दिस सेंटेंस इज 100% राइट। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से गलती करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे समझना है। हैड इफ को रिप्लेस कर देगा। हैड किसको रिप्लेस कर देगा? इफ को। हैड विल रिप्लेस इफ इन द सेंटेंस। कभी कभी क्या होगा ना, कभी कभी रहेगा हैड से सेंटेंस शुरू रहेगा। कहाँ से स्टार्ट रहेगा? हैड से शुरू रहेगा, बस वो इफ के स्थान पर रहेगा। किसके स्थान पर रहेगा? इफ के स्थान पर रहेगा। तो हम लोग ये ढूंढेंगे कि यार इफ कहाँ गया? कंडीशनल सेंटेंस है तो इफ कहाँ गया? लेकिन इफ किसको रिप्लेस? इफ जो है रिप्लेस करा, खुद हट जाएगा इफ, और इफ के स्थान पर क्या आ जाएगा? हैड आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं अगला जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसी का ही एग्जांपल है। हैड किसको रिप्लेस कर देगा? इफ को। चीज़ों को देखते हैं। हैड आई पार्टिसिपेटेड इन द रेस, ध्यान से देखना है, देखो ध्यान से देखना है। यहाँ हैड है ना, हैड किसको रिप्लेस कर दिया? इफ को। किसको रिप्लेस कर दिया? इफ को। यानी कि हैड पहले चला है, हैड क्या आ गया? पहले आ गया। आई अपने स्थान पर है। हैड आई पार्टिसिपेटेड इन द रेस, हमने ये काम कर दिया यहाँ पर। हैड आई पार्टिसिपेटेड इन द रेस आई कुड हैव वन इट। बाकी आगे के आगे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चेंजिंग क्या हुआ? हैड पहले आ गया, इफ हट गया। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है? कंडीशनल सेंटेंस। वही चीज़, इसका भी अर्थ वही है, इसका भी अर्थ वही है। ये कन्फ्यूजन मत रहना कि ये हैड आ गया सर, इफ कहाँ गया। और मैंने बताया भी था अनटिल, अनलेस, इफ, एज इफ, प्रोवाइडेड दैट, ये कोई भी शब्द आ सकता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी क्या है? सही है। ठीक, अगला देखते हैं। इफ ही हैड सीन मी, यदि वो मुझे देखा होता, यदि वो मुझे देखा होता, ही माइट हैव स्टार्ट द कार, तो उसने कार को क्या कर लिया होता? रोक लिया होता। अब यहाँ पर ये देखना, हिंदी से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ इंग्लिश से मतलब है। इफ है यहाँ पर कंडीशनल वर्ड है। कंडीशनल सेंटेंस अलग होता है, कंडीशनल वर्ड अलग होता है। ये नहीं कि वही चीज़, ये कंडीशनल वर्ड है बेटा। और जो हम लोग ये पूरा पढ़े कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि शब्द और वाक्य में अंतर तो होता ही है। तो इफ ही हैड सीन मी, अब यहाँ ये देखना, हैड आ गया और ये आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या आ गया? वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सही है। ही माइट हैव और स्टाफ का थर्ड फॉर्म स्टाफ्ड होता है, ये भी सही है। द कार यानी कि सेंटेंस क्या है? सही है। अब अगली वाले में देखेंगे क्या कंडीशन बनना है। ये सही है या गलत है? बताओ, तुम लोग बताओ। हाँ, गलत है। बहुत अच्छे।
ये सेंटेंस गलत है बेटा। वैसे सही भी है, देखते हैं गलत है कि सही है, लेकिन जिस डरने पर ये तीनों मैंने एग्जाम्पल कराया ना उस लिहाज से ये नहीं है, ये थोड़ा सा चेंज है, ठीक। और गलती कहाँ हो सकती है, देखो इफ़ आई हैड 2 हाउसेज, यहाँ देखो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आना चाहिए, लेकिन हैड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है। अब बच्चे यहीं पर ही गलती करेंगे सर, आगे आगे क्या देगा पता है, यहाँ पे कुड हैव गिवन लिख देगा। क्या लिख देगा, कुड हैव गिवन, ऐसे लिख दिया। सेंटेंस ऐसे लिखा, इफ़ आई हैड 2 हाउसेज, दिख रहा है ना, 2 हाउसेज, आई दिख रहा है, आई कुड हैव गिवन 1 to यू। बस बच्चे सही कर देंगे यहाँ पर, जो हैड देखें तुरंत देखें कुड हैव गिवन लिखा है वो सही कर देंगे। गिवन क्या, गिव का थर्ड फॉर्म है, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन तो है ना, गिव गिव गिवन, तो ये सेंटेंस सही कर देंगे। और ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आया हुआ है। 2 हाउसेज थर्ड फॉर्म थोड़ी ना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए ना, जैसे गो वेंट गान, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और ये है नहीं। अब देखेंगे सर क्या कर सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर आई हैड, बेटा हैड पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट में चला जाता है, क्योंकि हैज और हैव का पास्ट क्या होता है, हैड होता है, तो ये पास्ट में है ना, पास्ट में है तो यहाँ कुड सही लगा हुआ है। अगर पास्ट में है तो अगर प्रेजेंट में रहता तो यहाँ पे कैन यूज होती है, यहाँ पर कैन यूज करते हैं, लेकिन ये पास्ट में है तो कुड यहाँ पर क्या सही है, गिवन नहीं रहा, गिव रहेगा, और ये सेंटेंस अब जाकर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हमारा थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल को थोड़ा और समझ लेते हैं। इफ़ कभी कभी क्या कर देगा, इफ़ आई हैड स्टॉप द कार, यदि मैंने कार रोका होता तो ही वुड हैव मीट मी, वो मुझसे मिला होता। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो कंडीशन बना रहे हैं हम लोग ना, इफ़ को जो है हैड यहाँ पर रिप्लेस भी कर देगा, इफ़ हट जाएगा और इफ़ के स्थान पे क्या हैड आ जाएगा। ये एक रूल यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर देखना, ये देखना है जब भी सेंटेंस करना तो ये चेकअप कर लेना कि हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर हैड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर वुड हैव लगा हुआ है तब इसमें कॉमन एरर आ जाता है। एक और देखते हैं लास्ट, जीरो कंडीशनल को। आज कंडीशनल को कंप्लीट करेंगे। चलिए, हमने स्टार्ट में बताया था हमें 4 टाइप के कंडीशनल पढ़ते हैं, ठीक। फर्स्ट में क्या यूज़ करते थे, थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं। अभी हम लोगों को पढ़ना जीरो कंडीशनल, उसको पढ़ा थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। इफ़ है, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो आगे क्या यूज़ करेंगे, कैन, मे, शैल या फिर विल। अगर यही इफ़ के बाद पास्ट में है तो, अगर इफ़ के बाद पास्ट में है तो यही का पास्ट हो जाएगा कुड, माइट, शुड, और यहाँ पर वुड। अगर इफ़ के साथ हैड आ गया और उसके साथ पास्ट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। किसकी आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बस यहीं पर क्या ऐड कर देना, कुड हैव बीन कर देंगे। कुड हैव बीन, माइट हैव बीन, शुड हैव बीन और वुड हैव बीन, ठीक। ये 3 कंडीशनल उम्मीद है खत्म हो गया। एक हमने कराया है वर्ब वाला यूज, इफ़ आई वर ए बर्ड आई कुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं एक चिड़िया होती तो मैं आकाश में उड़ जाती, ऐसे भी करके मैंने कराया है। और एक एज इफ वाला कराया है, ही वॉज स्कोल्डिंग मी एज इफ ही वर माई फादर, वो मुझे ऐसे डांट रहा जैसे वो मेरा पिता हो। तो एज इफ के बाद क्या यूज करेंगे, एज इफ के बाद यहाँ पर वर ही यूज करना, ही रहे चाहे वहाँ वर ही लगाना है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम जीरो कंडीशनल को, किसको देखेंगे, जीरो कंडीशनल को। जीरो कंडीशनल देखते हैं। जीरो कंडीशन देखेंगे यहाँ पर, इफ़ के बाद क्या आएगा, यहाँ पर जीरो कंडीशन में आता है यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य, जो सत्य है। सत्य का मतलब ऐसे क्या हो गया, जब कुत्ते भौंकते हैं, सही बात है। रात में तारे टिमटिमाते, ये भी सही बात है। सूर्य पूरब से ही निकलते, ये भी सही बात है ना। ये सारी चीज़ें, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये भी सही है। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। दीज सेंटेंसेज आर कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। या फिर ईडियम फ्रेज हो गया, क्या यूज हो गया, ईडियम एंड फ्रेज। ईडियम एंड फ्रेज का मतलब होता है
लोकोक्ति और मुहावरे बताए हैं। और यही सब, अगर ये सब चीज़ें आती हैं, एक और होता है प्रोवर्ब्स, कहावत जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहावत। अगर ये सब आ जाते हैं तो अगर एक जो है कंडीशनल प्रेजेंट में है ना, तो अगला भी प्रेजेंट ही में रहेगा। जीरो कंडीशनल जो है, मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। जीरो कंडीशनल में इन सब का कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा। जीरो कंडीशनल इन सब से क्या है, हटकर है। क्या है, हटकर है। देखो, इफ़ यू हीट आइस, यदि तुम किसी को, इफ़ यू हीट आइस, यदि तुम जो है बर्फ को गर्म करते हो ना, इट विल मेल्ट, ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। ये सही है कि गलत है, सही है। ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। क्यों गलत है सर? सही हो जाता, सही हो जाता अगर ये यूनिवर्सल नहीं रहता तब। अगर ये यूनिवर्सल नहीं रहता, इफ़ यू बीट मी आई विल बीट यू आल्सो, या तुम मुझे मारोगे तो मैं भी तुम्हें मारूंगा। यार ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ऐसा तो यूनिवर्सल ट्रूथ वही होता है जो हमेशा होता है। सेंटेंस को पढ़ के थोड़ा दिमाग, यदि तुम मुझे मारोगे तो जरूरी थोड़ी कि मैं भी मारूंगा, हो सकता है मैं चुपचाप चला जाऊँ। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर वो काम करना है, इफ़ यू हीट मी, यदि तुम बर्फ़ को गर्म करते हो तो वो पिघल जाएगा। सही है कि गलत है? हर केस में पिघलेगा। 1% अगर चांस नहीं है तो भी यहाँ पर हम ये सही कर देते हैं, लेकिन वो पिघलेगा, पक्का पिघलेगा। तो जब पिघलेगा तो पता है क्या करेंगे, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, ये भी प्रेजेंट ही में रहेगा। अब ये सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, ईडियम फ्रेज आ गया, प्रोवर्ब आ गया ना। ईडियम फ्रेज क्या होता है, मैंने कराया ईडियम फ्रेज, ठीक, वो चीज़ें मैं करा रखा हूँ। जैसे एट स्नेल्स पेस, एक एग्जाम्पल बता देते हैं, एट स्नेल्स पेस, देखो ये एक ईडियम है। क्या है, ईडियम। इसका मतलब होता है धीमे गति से। क्या होता है, धीमे गति से। इसका मतलब क्या होता है, धीमी गति से। जो दिखता होता नहीं है। स्नेल क्या, स्नेल मतलब क्या होता है, घोंगा, और पेस मतलब होता है गति। घोंगे की गति क्या होती है, बहुत धीरे होती है ना, तो वहाँ पर उसका अर्थ धीमे से। इससे कोई मतलब नहीं रहता, इसका शाब्दिक यहाँ पे मतलब रहता है। हिंदी क्या हो रहा, तो यहाँ अगर कंडीशनल इस तरीके देखते हैं कि अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई उस तरीके से दे दिया है ना, तो अगर ये प्रेजेंट में है तो अगला भी प्रेजेंट ही में रहेगा। ठीक, कहने का मतलब ये है। समझ गया ना? यहाँ पे हमारा पूरा कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट होता है। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट होता है। कल से एक नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। नाम बता देते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, थोड़ा हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को पढ़ते हैं। कल से ये चैप्टर स्टार्ट होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बेटा ये डरती है बताने से।